प्यारे मित्रों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राना सर क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं एक खास वीडियो जिसमें कि हम उत्तराखंड में अभी अभी कल के दिन में ही जो यूसेट का एग्ज़ाम हुआ है 7 जनवरी को, उसकी आंसर की प्रोवाइड करवा रहे हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि उत्तराखंड यूसेट की मार्कशीट जो आंसर की है उसको प्रोवाइड किया जाए। बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद उसकी आंसर की का निर्माण किया है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को देखने से पूर्व ही आप वीडियो को शेयर अवश्य कर लें अपने मित्रों के मध्य, ताकि वो भी इस आंसर की का लाभ ले सकें। आइए चलिए प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में कई प्रकार के सेट होते हैं, तो मैं जो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड है उसका ए सेट को सॉल्व कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने सेट में आंसर देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा भिन्नता किस अलग अलग सेटों में है नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन को इधर उधर परिवर्तित किया गया है। तो इस सेट में जो पहला प्रश्न था वो था, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्राप्त अधिकारों से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि हरल्ड जे लास्की महोदय के माध्यम से ये कथन है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्राप्त अधिकारों से जाना जाता है। तो इस प्रकार पहले का आंसर ए होगा। दूसरा प्रश्न था, एकात्मक मानववाद की धारणा किस भारतीय विचारक द्वारा दी गई है। तो एकात्मक मानववाद की जो धारणा है वह आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इस प्रकार जो सेकंड आंसर है उसका भी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न था, नव मानववाद की धारणा किसके द्वारा दी गई है। तो जो नव मानववाद की धारणा है वो एम.एन. रॉय के माध्यम से दी गई है। तो इस प्रकार जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर बी सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक प्रयोग था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आंसर सी, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। पांचवा प्रश्न आपके पास था, हॉर्टन प्रयोग किन वर्षों के हैं। तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए थे, 1930 के दशक के अंत में, 1920 के दशक के अंत में, 1920 के दशक के प्रारंभ में, 1920 के दशक के मध्य में। तो आप जानते हैं कि हॉर्टन प्रयोग जो है वो 1924 से लेकर 1932 तक किए गए थे। तो इस प्रकार बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं बताया जा सकता, पर बी और डी में से इसका कोई एक उत्तर होगा। और ज़्यादा उचित उत्तर की जब हम बात करें तो ये होना चाहिए 1920 के दशक के अंत में, यानी कि 1924 से, और क्योंकि 1924 से 32 के मध्य में ये किए गए, तो इसलिए बी और डी कुछ भी आंसर हो सकता है, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1920 के दशक के अंत में होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके पास था, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आप सभी जानते हैं पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सातवां क्वेश्चन जो आपके पास था वो कथन कारण का क्वेश्चन था, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था। भारत को आकस्मिक निधि के निर्माण से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण कम हो जाता है। इसका कारण था, भारत की आकस्मिक निधि का संचालन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। काफ़ी टिपिकल है, पर मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर के द्वारा ए की सही व्याख्या नहीं की गई है। अगला प्रश्न आपके पास था, न्याय ताकतवर लोगों के हित है, यह कथन किसका है। तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में प्लेटो अपने से पूर्व में प्रचलित जितने भी न्याय सिद्धांत हैं उनकी आलोचना करता है। उसी में थ्रेसिमेकस महोदय का यह कथन था कि न्याय ताकतवर लोगों का हित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास था, निम्नलिखित मदों में दो कथन शामिल हैं, एक पर अभिकथन ए और दूसरे पर अभिकथन आर है। कथन और कारण का ही प्रश्न यह भी है। किसी राज्य के कानून का पालन तब किया जाना चाहिए जब वे इसके लिए डिजाइन किए गए हों। सामाजिक भलाई को बढ़ावा देना। अभिकथन है, राज्य सामाजिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी साधन है। तो इसमें जहाँ तक मेरा विश्वास है ए और आर दोनों सत्य हैं,
और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होना चाहिए। टिप इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, पर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होना चाहिए। 10वां प्रश्न आपके पास था, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन एमबीओ की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई? तो इसका जो सही जवाब है वो है पीटर ड्रकर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके पास था, किसने लोक प्रशासन को सार्वजनिक कानून के विस्तृत और व्यवस्थित निष्पादन के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वुड्रो विल्सन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न आपके पास था, निम्नलिखित में से कौन नवयथार्थवाद के सिद्धांत का प्रणेता है? बहुत से बच्चों से जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने हंस मार्गेंथाउ इसका सही जवाब लिखा है, जबकि यह गलत है। इसका जो सही जवाब है वो है केनेथ वाल्टज। हंस मार्गेंथाउ यथार्थवाद के जनक थे, जबकि केनेथ वाल्टज नव यथार्थवाद के जनक थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? काफी लोगों ने इसका भी जवाब गलत लिखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती करके, जबकि इसका सही जवाब है पंडित रमाबाई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 13वें प्रश्न का। 14वां प्रश्न आपके पास था, भारत में पहला नगर निगम मद्रास में किस वर्ष स्थापित किया गया? ये मेरी दृष्टि में क्वेश्चन ही गलत है। फिर भी अगर इसमें सही उत्तर माना जाता है, क्योंकि कई बार जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से सबसे उचित उत्तर पर टिक लगाना होता है। अगर ऐसा हुआ तो ऑप्शन नंबर डी 1678 इसका सही जवाब होगा। वैसे ये क्वेश्चन गलत है, इसका जो सही उत्तर है वो 1688 है। मद्रास में 1688 में प्रथम जो नगर निगम थी उसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन इसका अगर सही ये क्वेश्चन सही पाया जाता है तो डी इसका सही जवाब होगा। वैसे ये क्वेश्चन गलत है, सभी को इसके मार्क्स मिल जाएंगे। 15वां क्वेश्चन आपके पास था, किसने कहा अपनी प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है, उसके कल्याण में उसका कल्याण है? आप सभी जानते हैं कि कौटिल्य का ये कथन है। इस प्रकार 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 16वां क्वेश्चन आपके पास था, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? ये छोटा बच्चा जानता है कि बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रकार 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था 17वां प्रश्न। ये भी कथन कारण वाला प्रश्न, सॉरी बड़ा क्वेश्चन है। प्राधिकरण सत्ता के स्रोत और भविष्य की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। प्राधिकरण नीचे से विकसित होता है। यह स्केलर श्रृंखला में प्रबंधन के निचले क्षेत्रों द्वारा वरिष्ठ के अधिकार को स्वीकार करने से उत्पन्न होता है। कथन सेकंड है, स्वीकृति सामान्य हो सकती है, समीचीनता से या दोनों के मिश्रण से हो सकती है। ये दोनों ही कथन मैक्स वेबर के हैं। इस प्रकार 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके पास था 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना प्लेटो ने की थी? आप सभी जानते हैं प्लेटो की संस्था का नाम अकादमी था। इस प्रकार 18वें प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 19वां प्रश्न, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं, यह किन किन मामलों में है? तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ संविधान संशोधन में लोकसभा को राज्यसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 19वें प्रश्न का। 20वां प्रश्न आपके सम्मुख था, किसके अनुसार शीत युद्ध का उद्देश्य शत्रुओं को अलग अलग रखना और मित्रों को खोजना होता है? तो ये डी एफ फ्लेमिंग का कथन है। इस प्रकार 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 21वां प्रश्न आपके पास था, पोस्टकॉर्ड शब्द जो प्रबंधकीय तकनीकों से पहचाना जाता है और गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के लिए सामान्य है, इस शब्द विन्यास को किसने गढ़ा? लूथर गुलिक ने इस शब्द को गढ़ा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था क्वेश्चन नंबर 22, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसमें निहित है? आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी संसद में यह अधिकार निहित है। इस प्रकार 22 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, मिन्नो-ब्रिक सम्मेलन थर्ड 2008 के प्रमुख विषय हैं। तो इसमें ए इसका उत्तर हो नहीं सकता है,
बी इसका उत्तर हो नहीं सकता है। सी और डी में से कोई एक उत्तर होगा, पर जहाँ तक मेरा मानना है इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। फिर भी आंसर की आने तक इस पे इंतजार करें। नेक्स्ट 24वां प्रश्न था, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को संघीय राज्य के बजाय राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संघ इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं है तथा घटक इकाइयों को इससे अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होना चाहिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 25वां प्रश्न आपके पास था, द कल्चरल इंडस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैक्स होरखाइमर द्वारा ये किताब लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, भूमि सेना तथा 1 घंटा देश को दो, यह 2 नारे किसके द्वारा दिए गए हैं? तो राम मनोहर लोहिया जी द्वारा ये नारे दिए गए हैं। इस प्रकार 26 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 27वां प्रश्न आपके सम्मुख था, निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो आप सभी जानते हैं स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी। इस प्रकार 27 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 28वां प्रश्न आपके पास था, प्रशासन व्यवसाय है और व्यवसाय की तरह यह खुद को राजनीति के सवालों में शामिल नहीं करता। राजनीति से हटाया जा रहा है। प्रशासन अनियमितताओं और उतार चढ़ाव के अधीन नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था के वादे को जारी रखते हुए निर्बाध रूप से चलता रहता है। इसका जो सही जवाब था वो है ऑप्शन नंबर बी, वुड्रो विल्सन का, क्योंकि ये कथन है। 29वां प्रश्न आपके पास था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे लोकप्रिय रूप से महिला आरक्षण विधेयक 2023 के रूप से जाना जाता है, भारतीय संसद द्वारा किस संशोधन के रूप में पारित किया गया? तो आप सभी जानते हैं 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे पारित किया गया और ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। इस प्रकार 29वें का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट प्रश्न था वो था, निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बाकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति तीनों ही स्थायी समितियां हैं। क्योंकि ऑप्शन प्रश्न नंबर 31 आपके पास था, एल.डी. वाइट के अनुसार प्रशासन किसी उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई व्यक्तियों को निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। यह एल.डी. वाइट की प्रशासन की परिभाषा है। इस प्रकार 31 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 32वां क्वेश्चन आपके पास था, विसेंट एस्ट्रॉम द्वारा लिखी पुस्तक द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किससे संबंधित है? तो यह पब्लिक चॉइस अप्रोच यानी कि सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 33वां प्रश्न था, संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो आप सभी जानते हैं जेपी नारायण द्वारा ये चलाया गया, जयप्रकाश नारायण द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 34वां प्रश्न आपके पास था, चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, किसके माध्यम से किया, कौन से चुनाव में किया जाता है? आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से भारत में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 35वां प्रश्न आपके पास था, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, राज्य निरक्षरता का समापन करने के लिए व्यस्त शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह एक मौलिक कर्तव्य है। यह जो है नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किसी न किसी आर्टिकल में रखे गए हैं। इस प्रकार 35 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। उसके पश्चात जो आपका नेक्स्ट प्रश्न था, बौद्ध आर्थिक दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो काफ़ी लोगों ने इसका भी उत्तर गलत किया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लिखा है, जबकि इसका जो सही जवाब है वो है E.F. सुमाकर। इस प्रकार 36 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 37वां प्रश्न बहुत आसान था, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सभी जानते हैं 2005 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 38वां प्रश्न भी बहुत आसान था, भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद के तहत 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान समाहित किए गए हैं। तो ये 6ठी अनुसूची के माध्यम से किए गए हैं। 38वें का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान से संबंधित था। इसमें
कुछ गलतियां हैं, पर फिर भी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होना चाहिए। वैसे यह क्वेश्चन भी मेरी नज़र में गलत है, क्योंकि कुछ गलतियां इसमें इस प्रश्न में भी दिखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 40 जो आपका था वो था, किन दो राजनीतिक दार्शनिकों का मानना है कि संघ राज्य की संप्रभुता के लिए हानिकारक है? तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स और रूसो। मैं इसमें भी श्योर नहीं हूं। ऑप्शन नंबर बी और डी में से एक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी और ए इसके जवाब नहीं हो सकते हैं, पर जो ज़्यादा चांस है वो है ऑप्शन नंबर बी के। 41वां प्रश्न आपके पास था, भारतीय संविधान को की जो प्रस्तावना है उसको एक क्रम में जोड़ना था। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो क्रम है वो सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है, उसके पश्चात स्वतंत्रता की बात करता है, फिर समानता की बात करता है, फिर व्यक्ति की गरिमा की, और लास्ट में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका 41वें का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, विश्व व्यापार संगठन का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, ज्ञान आधारित उद्योग में निवेश, ये इसका सही जवाब होना चाहिए, 42वें का सी। अगला प्रश्न आपके पास था 43वां, अपराध तथा राजनीति के बीच गठजोड़ की जांच के लिए कौन कौन सी समिति गठित की गई थी? कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इसके लिए जो है वोहरा समिति गठित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी 43वें प्रश्न का सही जवाब होगा। 44वां प्रश्न आपके पास था, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इसी कारण से दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से भिन्न है, क्योंकि इसमें जितने भी तर्क दिए गए हैं, राज्य और सरकार मानवीय संस्थाएं हैं, लोगों की स्वतंत्र इच्छा को राजनीतिक सत्ता का आधार मानता है, यह शासित के प्रति शासक की जिम्मेदारी को कायम रखता है, सारे ही ऑप्शन सही है। इस प्रकार उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बनेगा। 45वां प्रश्न आपके पास था, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल राजनीतिक विकास से संबंधित नहीं है? तो ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है। इसमें भी मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, अवस्थाओं का प्रतिगमन, इसका सही जवाब होना चाहिए, स्टेज मॉडल। तो 45वें का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होना चाहिए। प्रश्न नंबर 46, किस दार्शनिक ने इस परिप्रेक्ष्य पर जोर दिया कि राज्य व्यक्ति के ऊपर है? तो इसमें जो सही जवाब है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। वैसे अरस्तु ने भी व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है, राज्य को भी दिया है, पर लॉ किसका सही जवाब होना चाहिए? ए और डी इसका अगर आपने उत्तर लिखे हैं तो वो तो बिल्कुल गलत है। बी और सी में डाउटफुल है, पर मेरे हिसाब से सी इसका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, क्या दबावकारी गुट राजनीति के निर्धारक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी था, संचार, वह सही जवाब है। आकार, विस्तार और प्रभावशीलता दबावकारी गुट के तत्व होते हैं। 48वां क्वेश्चन आपके पास था, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी पुस्तकों के नाम दिए हैं और राइटर्स के नाम दिए हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ जो तीसरा कथन है, जे एन टिकनर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिंग, यही पुस्तक सही मिलान की गई है, बाकी सारी पुस्तकें सही मिलान नहीं है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा 48वें प्रश्न का। 49वां प्रश्न आपके पास था, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने नई टैक्स व्यवस्था, वस्तु एवं सेवा कर का मार्ग प्रशस्त किया? तो आप सभी जानते हैं इसमें 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से, संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से जीएसटी को लागू किया गया। इस प्रकार 49वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 50वां प्रश्न आपके पास है, विश्व समाज की मुख्य अवधारणा किस स्कूल में चर्चा का विषय है? तो यह इसका जो सही जवाब है वो है इंग्लिश स्कूल। 50वां ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 51वां प्रश्न आपके पास था, निम्न में से क्या प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में सम्मिलित नहीं था? तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण में शीत युद्ध सम्मिलित नहीं था, यह द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में, इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध वैसे भी प्रारंभ हुआ था, और कुछ विद्वान द्वितीय विश्व युद्ध के
शुरुआत से भी शीत युद्ध को मानते हैं, पर प्रथम विश्व युद्ध में शीत युद्ध का कोई रोल नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा 51वें प्रश्न का। 52वां प्रश्न आपके पास था, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सतत विकास लक्ष्यों का वित्त पोषण इसका सही जवाब होगा 52वें का ऑप्शन नंबर ए। 53वें क्वेश्चन, पंचायती राज पर बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष गठित की गई? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 1957। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज किसके द्वारा लिखी गई? आप सभी जानते हैं, आलमंड और कोलमैन के द्वारा ये किताब लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 55वां प्रश्न आपके पास था, समान अप्रासंगिकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा यह प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1992 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही जवाब होगा 56वें प्रश्न का। निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर राज्य व्यवस्था माना है? तो यह इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेबर। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान का क्वेश्चन है, और ये हमारे जो अनुच्छेद 32 है उससे संबंधित है, कानून द्वारा भारतीय संविधान के स्रोतों से संबंधित है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप सभी जानते हैं कि जापान के संविधान से ली गई है। विशेषाधिकार जो रिट है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार इन दोनों कॉलम को मिलाने से ही हमारा आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 58वें प्रश्न का। 59वां प्रश्न आपके पास था, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सरणिगुण्य नीति में कौन सा मूल सिद्धांत नहीं है? यह क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने गलत किया है। भाव नहीं था जबकि द्वंद्वी भाव था, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा 59वें प्रश्न का। 60वां प्रश्न आपके पास था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह की बात की गई है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 61वां प्रश्न आपके पास था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैरिस दुर्वजर द्वारा प्रस्तुत किए गए राजनीतिक दलों के प्रमुख वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी शाखा। 62वां प्रश्न, किसका कथन है प्लेटो आदर्शवादियों, भावुकतावादियों, क्रांतिकारियों तथा कल्पनावादियों का जनक है कि सभी जो पुरानी दुनिया के स्थान पर नई दुनिया की स्थापना करना चाहते हैं प्लेटो के शिष्य हैं? ये मैक्सी का कथन है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न आपके पास था, और क्वेश्चन नंबर 63, किस वर्ष प्रथम लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया? तो 1968 में यह प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो योग्य वीटो, इस प्रकार 64वें का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। प्रिज्मीय समाज की प्रशासनिक प्रणाली को कहा जाता है साला मॉडल, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 65वें प्रश्न का। निम्न 4 प्रकार के ग्रंथ जो विभिन्न प्रकार के वैदिक अध्ययनों का प्रतिपादन करते हैं उनमें से कौन सा वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित है? तो जो स्रोत सूत्र है उसमें कर्मकांडों की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 67, किस अधिनियम को भारत में अच्छे शासन का अधिनियम कहा जाता है? तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसे अच्छे शासन का अधिनियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। फिर जो 68वां क्वेश्चन है ये भी सूची मिलान का क्वेश्चन है और रिट से संबंधित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, यह भी काफ़ी बच्चों ने गलत किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसमें कि गैर कानूनी रियासत की व्यक्ति स्वतंत्रता को लागू करवाता है, आगे आप देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 69 जो आपके पास था, दुनिया भर में लोक प्रशासन का भविष्य, इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो सकते हैं, पर ज़्यादा चांस है कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, द्वितीय मिनोब्रोक सम्मेलन। 70वां क्वेश्चन, एकात्मक मानववाद, ये दोबारा आया हुआ है कि एकात्मक मानववाद की अवधारणा किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय से पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, निम्नलिखित में से किस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। केशवानंद भारतीवाद में ये
सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। यदि किसी निर्माण कंपनी ने अपने विभागों को पैटर्न मेकिंग और फैब्रिक कलरिंग में विभाजित किया है, यह किस प्रकार का विभागीकरण है? तो इसको प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी प्रक्रिया विभागीकरण इसका सही जवाब होगा। 73वां प्रश्न, किसके अनुसार विवेकशीलता ही वास्तविकता है और वास्तविकता ही विवेकशीलता है? तो यह आप सभी जानते हैं, हीगल का कथन है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था, किसे निवेश प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, मेरे हिसाब से ये सही जवाब होना चाहिए। फिर भी आप आंसर की का इंतजार करें इसके सही जवाब के लिए। 75वां प्रश्न आपके पास था, बर्क के कार्य रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन की प्रतिक्रिया में वॉल्टनक्राफ्ट ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अ वेंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, यानी कि अ वेंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 75वें प्रश्न का। 76वां प्रश्न आपके पास था, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1952 में हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां को सही पदानुक्रम व्यवस्थित है? तो अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और गाडगिल समिति। अशोक मेहता समिति जो है आपकी 1977 की है, जीवीके राव समिति आपकी 1985 की है, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 की और गाडगिल समिति 1988 की है। तो ये इसका सही क्रम होगा 77वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। 78वां प्रश्न, किसने कहा कि प्रजातांत्रिक विकास का मूल्य आर्थिक क्षेत्र में धीमा विकास हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए वेबर। फिर भी आप इसका आंसर की के लिए इंतजार करें। 79वां प्रश्न आपके पास था, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग सुरक्षा वाल्व के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा परिषद इसका सही जवाब है। 80 प्रश्न आपके पास था। 80वां प्रश्न, अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में गुलामी की संस्था का बचाव किया है? तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, पॉलिटिक्स में गुलामी की संस्था का बचाव किया है। 81वां प्रश्न था, वह पदोन्नति कहलाती है जिसमें वेतन में कोई वृद्धि नहीं होती? इसको ड्राई प्रमोशन कहते हैं, सूखी पदोन्नति या शुष्क पदोन्नति भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी 81 का सही जवाब होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके पास था, चूंकि आधुनिकता उत्पन्न करने वाले सांस्कृतिक आदान प्रदान एक दिशा में नहीं होते, इसलिए आधुनिकता को बहुसांस्कृतिक उत्पादन के रूप में समझा जाना चाहिए। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होना चाहिए, बिगु पारेख। 83वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन खत्म किया जा सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन था, फिर भी बहुत लोगों ने गलत किया है, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, राज्य विधान परिषद है, जिनको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। 84वां प्रश्न आपके पास था, किसने 1919 के सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और बिना सुबह वाला सूरज कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह कथन कहा था। इस प्रकार 84 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 85वां प्रश्न आपके पास था, सार्वजनिक निजी द्वंद्व को किस नारीवादी आंदोलन दौरान व्यक्तिगत भी राजनीतिक है नारे के मध्य से चुनौती की गई? यह था नारीवाद की दूसरी लहर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 86वां प्रश्न आपके पास था, टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव के संपादक कौन है? तो फ्रैंक मैरिनी की ये बहुत चर्चित पुस्तक है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, एक बार जरूर इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 86 का सही जवाब होगा। किसके अनुसार हम बैंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैज्ञानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी हेनरी मैन इसका सही जवाब होगा। 88वां प्रश्न आपके पास था, निम्न में से क्या संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी विभिन्न सेवाओं के लिए नियमावली तैयार करना इसका कार्य नहीं है, बाकी सभी संघ लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। 89 प्रश्न आपके पास था, किसका विश्लेषण परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व पर आधारित है? तो ये क्वेश्चन भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई जवाब हो सकता है।
करेक्टली मैं भी नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपके पास था, निम्न में से ब्रिक्स राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन फिर से गलत है। ये ब्रिक्स के स्थान पे ब्रिक होना चाहिए, तब जाके साउथ अफ्रीका इसका सही जवाब होता है। और जब ये ब्रिक्स है तो ये क्वेश्चन भी गलत है, इसके भी सभी को ना मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर ब्रिक की ये बात कर रहे थे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होना चाहिए था। अगला प्रश्न आपके पास था, निम्नलिखित में से किसे मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी, लोक उपक्रम को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। 91 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 92 क्वेश्चन आपके पास था, अराजकता, राज्य और यूटोपिया पुस्तक किसने लिखी है। यह पुस्तक बार बार पूछी जाती है, रॉबर्ट नॉजिक की एक बहुत चर्चित पुस्तक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके पास था, तुलनात्मक राजनीति में कौन सा सैद्धांतिक दृष्टिकोण व्यवहार और संस्थानों को आकार देने में राजनीतिक संस्कृति, प्रतीकों और साझा मूल्यों की भूमिका पर जोर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच सही उत्तर होना चाहिए, फिर भी मैं कन्फर्मली नहीं कहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, भारत में ओ और एम शाखा का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो है वर्ष 1954। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 95वां प्रश्न आपके पास था, आधिकारिक भाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 1963 में इसका पारित किया गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये भी बार बार पूछा जाता है कि किसकी पुस्तक है। तो ये रजनी कोठारी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही जवाब होगा। और इस पेज में लगभग आप देख रहे हैं कि सभी उत्तर बी पे ही आ रहे हैं। अब 97वां प्रश्न जो हमारे पास था, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई। तो ये ल्यूसियन पाई की एक बहुचर्चित किताब है और ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है पिछले एग्जामों में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद के आधारभूत सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। औद्योगिक क्रांति का सिद्धांत इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों के तीनों सिद्धांत मार्क्स के दिए हुए सिद्धांत है। 98 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। भारतीय विदेश नीति से जुड़ी गुजराल नीति निर्मित की गई है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत की छोटे पड़ोसियों के साथ सामंजस्य की नीति के संदर्भ में इसको निर्मित किया गया था। 99 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अंतिम और 100वां प्रश्न आपके पास था, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष आवश्यक रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्यारे मित्रों, मुझे आशा है कि पेपर में लगभग 90 से अधिक प्रश्नों को मैंने एग्जैक्टली सॉल्व करने का प्रयास किया है। काफ़ी प्रश्न इसमें मिल नहीं पाए हैं। वीडियो देर से आया है क्योंकि पेपर ही मेरे पास देर से पहुंचा, और मुझे आशा है कि इस पेपर के पहुंचने से आप अपनी आंसर की का मिलान कर पा रहे होंगे। कई बच्चों का प्रश्न ये भी था कि इसकी मेरिट कितनी जा सकती है सर। तो जो मेरिट 17 के एग्ज़ाम की मेरिट थी वो 62.75 गई थी सेकंड आंसर की आने के बाद। पहले ये ज़्यादा गई थी 64 के आसपास, और पहले ये कम गई थी, बाद में 62.75 पे अटक गई थी। तो इस प्रकार अगर ऐसा कुछ होता है, 3 प्रश्न 4 प्रश्न जो गलत हुए हैं, तो जिन बच्चों का 3-4 प्रश्नों से यूसेट रुकने के चांसेस बन रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सकता है। पिछली बार भी 14 से 15 बच्चों को इसका लाभ मिला था सिर्फ अकेले पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। 2015 की मैं अगर बात करूँ तो अगर इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न होगा, कहीं पे कोई डाउट होगा, तो आप ज़रूर मुझसे साझा करें कमेंट के माध्यम से। वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक भेजें, ताकि आपने देखा होगा कि कितना बड़ा ये वीडियो बन गया। लगभग 1 घंटे का ये वीडियो बनने जा रहा है। हाँ, आधे घंटे ये वीडियो बनने जा रहा है, और इतनी मेहनत से हम इस वीडियोस को बनाते हैं, तो इसकी सार्थकता तभी है जब ये अधिक से अधिक छात्रों तक पहुँचे और अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ ले सकें। आशा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे बने रहने के लिए और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और इंतज़ार करिएगा फर्स्ट पेपर के आंसर की भी मैं बहुत जल्द आपके सम्मुख रखने वाला हूँ। सेकंड पेपर मैंने इसलिए पहले रखा क्योंकि सेकंड पेपर की आंसर की कोई भी अवेलेबल नहीं करा रहा था, जबकि फर्स्ट पेपर की आंसर की कुछ अवेलेबल है। बहुत गलतियां हैं उनमें,
उनको सुधारते हुए 1 या 2 दिन में फर्स्ट पेपर के आंसर की भी आपके सम्मुख रख दी जाएगी। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।